वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए 12th क्लास स्टेट बोर्ड अकाउंट्स और उसमें हम पार्टनरशिप में गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे थे और उसमें सुपर प्रॉफिट मेथड कर रहे थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद में सुपर प्रॉफिट मेथड, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट। और उसमें हम आपको बता रहे थे कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, हालांकि एक दो न्यूमेरिकल्स किए हमने। तो आज हम समझ रहे हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड या विनियोजित पूंजी या नियोजित पूंजी क्या कहलाती है। और एक शब्द आपको बार बार आ रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी विनियोग की प्रत्याय की दर। यानी नॉर्मली इस तरह की बिजनेस किया जाए, इस तरह का व्यापार करने पर जो रिटर्न हमें मिलेगी, प्रतिफल मिलेगा, उसकी आय की दर कितनी रहेगी, 5%, 10%, 12%, ये क्वेश्चन में दी रहती है। तो वो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, विनियोजित पूंजी पर सामान्य प्रत्याय की दर बटे 100 करके। बटे 100 क्यों करते हैं? क्योंकि प्रतिशत का साइन लगा होता है, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 ही होता है। ठीक, अब ये विनियोजित पूंजी क्या, तो विनियोजित पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल फार्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स में से हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं। टोटल ऑफ रियल एसेट्स भी बोलते हैं। कुल वास्तविक संपत्ति में से एक्सटर्नल यानी बाह्य दायित्व को अलग कर दो तो विनियोजित पूंजी आ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट्स भी कहते हैं, शुद्ध संपत्ति भी कहा जाता है। लेकिन अब सम्स में यदि बहुत सारे आइटम्स हो तो वहाँ पर आप कंफ्यूज ना रहें, तो इसलिए बेहतर है कि इसको और क्या क्या किस रूप में हम लिख सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो इसे आपको समझना ज़रूरी है। चलिए, तो अब इसको हम फार्मूले के फॉर्म में लिख रहे हैं। लिखिए, देखें आप किस तरह से, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि विनियोजित पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर, ठीक है, क्या है, तो लिखो कैपिटल प्लस रिजर्व। ये लायबिलिटी साइड से हमने इसको करना शुरू किया। बाकी सिंपल फार्मूला आपको बता दिया, टोटल एसेट्स में या टोटल लीगल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। लिखिए, कैपिटल प्लस रिजर्व यानी पूंजी प्लस संचय, संचय बोलते हैं, हाँ, फिर माइनस फिक्शियस एसेट्स, या कहें तो प्लस माइनस जो है वो आप ऐसे ब्रैकेट्स में लिख लें, फिक्शियस एसेट्स बोलते हैं, या नाममात्र की अवास्तविक संपत्ति कह सकते हैं, कृत्रिम संपत्ति। फिर उसके बाद में माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि गैर व्यापारिक विनियोग। तो ये कहलाने लगेगी आपकी विनियोजित पूंजी, यानी कैपिटल प्लस रिजर्व यानी पूंजी प्लस संचय, उसमें से क्या आप घटा दें, कृत्रिम संपत्तियों को माइनस कर दें और गैर व्यापारिक विनियोगों को आप माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड या विनियोजित पूंजी। या फिर ऑल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लेकिन ऑल असेट्स का मतलब यहाँ पे रियल असेट्स ही होता। तो चूंकि हम गुडविल का कैलकुलेशन कर ही रहे हैं, तो यदि बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है तो उस गुडविल को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ऑल असेट्स में एक्सक्लूडिंग यानी क्या अलग कर दें, क्या माइनस कर दें, तो गुडविल है, फिक्शियस असेट्स है, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है, ये सब आप अलग कर दें, उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज या बाह्य दायित्व को माइनस कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा, विनियोजित पूंजी कहलाएगा। ठीक है, दो तरह से है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्शियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि विनियोजित पूंजी बराबर होता है पूंजी प्लस संचय माइनस ये संचय को प्लस करना है, घटाना किसको, आपको कृत्रिम संपत्तियों को और गैर व्यापारिक विनियोग को। ठीक है, अच्छा, इसी का ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा तरीका और क्या लिख सकते हैं, तो अब आप लिखें ऑल एसेट्स, इसको अस्तु करके लिख लें ऑल एसेट्स, लेकिन क्या लिखना है आपको, एक्सक्लूडिंग,
एक्सक्लूडिंग यानी इनको छोड़कर, इंक्लूडिंग यानी जोड़कर। तो क्या छोड़कर, तो लिखें आप गुडविल को शामिल इसमें नहीं करना है। ठीक है, गुडविल क्यों, क्योंकि उसी गुडविल का तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपको कोई गुडविल दे रखी तो उसको आप अलग कर देंगे। फिर वही आपकी फिक्शियस असेट्स जो अब भी आपने कैलकुलेट की थी या इस आइटम को लिखा था, वो उसको भी यहाँ पे इस वाले फार्मूले में नहीं लिखना है। और क्या नहीं लिखना है, तो साहब आपके वही नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यानी कि गैर व्यापारिक विनियोगों को नहीं लिखना है इस ऑल एसेट्स में। ठीक है, बाकी इनको छोड़कर बाकी सारी एसेट्स लिख लेनी है। और क्या करें, बस फिर उसके बाद में लेस कर दें एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, बाह्य दायित्व को आपको माइनस कर देना है। तो इस तरह से भी आप विनियोजित पूंजी निकालेंगे। ठीक है, हालांकि इस तरह के बहुत बड़े सवाल ही आएंगे तब आपको ये सब होगा, अदरवाइज बहुत सिंपल सा फार्मूला कि टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज आप अलग कर दो तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड, या उसी को हम विनियोजित पूंजी को शुद्ध संपत्ति भी कहते हैं। ठीक है, यदा कदा ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। चलिए, तो आ रहा समझ में किस तरह से। फिर उसके बाद में अब यहाँ पर अच्छा एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या, जैसे आउटस्टैंडिंग है, अदत्त है, लेनदार हैं, इनको हमें माइनस करना है। इसी पे बेसिक इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है, एक व्यावसायिक फर्म ने गत कुछ वर्षों में लाभ अर्जित किया जिनका औसत 8 लाख रुपए है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, 8 लाख रुपए है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं इस फर्म की कुल संपत्तियां 22 लाख रुपए और कुल दायित्व 5,60,000 हैं। चलिए, तो पहले हम क्या करें कि ये निकाल लें कैपिटल एम्प्लॉयड यानी विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी बराबर होता है कुल संपत्तियों, और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसमें गुडविल शामिल है या नॉन ट्रेडिंग, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो बस टोटल असेट्स रियल असेट्स है वो आपकी। इस प्रकार के व्यवसाय में लाभ की प्रत्याशित दर 10% वार्षिक है। अधिलाभ विधि द्वारा अधिलाभ के 2.5 वर्ष के क्रय के बराबर, ठीक है, परचेज ईयर कितने दिया, 2.5 ईयर्स, ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी, पहले तो आप देखें 22 लाख की आपकी एसेट्स है, उसमें से आप माइनस क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बाह्य दायित्व, वो कितना है, 5,60,000। ठीक है, तो अब आप देखो 22 में से पहले आप 6 घटा लो तो कितने बचेंगे आपके पास में, 16, 4 2 6, 14 लाख। और 14 लाख पहले तो कितना है, 5 घटाएं यदि मान लीजिए तो बचे 17 और 60 और घटा लीजिए तो 16,40,000 रुपये, 16,40,000। और आप चाहते एक करके माइनस करके भी देख सकते हैं। तो 16,40,000 रुपये की क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ बराबर क्या होता है, विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य प्रत्याय की दर बटे 100। तो 16,40,000 गुणित 10 बटे 100, 0000, 1,64,000 रुपये, ये क्या जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। हर समझ में, इस तरह से यह आ गया आपका 1,64,000 रुपये का नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के कैलकुलेशन सामान्य लाभ की गणना के लिए ये सब हम कर रहे हैं। फिर क्या होगा, आपके पास में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का हो या औसत लाभ का हो, वो कितना दिया है, 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए में से ये 1,64,000 आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ। तो अब आप देखें जरा सुपर प्रॉफिट कितना आएगा, तो यहाँ पर उस 8 लाख में से 1,64,000 को आप माइनस कर दो तो 6,36,000 आ जाएगा, और इस 6,36,000 का क्रय वर्ष 2.5 में गुणा कर दो तो आपका आंसर जो आएगा वो गुडविल कहलाएगा। ठीक है, बनेगा। चलिए, ठीक इसी तरह से बाकी नेक्स्ट और भी देखेंगे सम्स। थैंक यू।